How to calculate landed cost of electricity while using open access in India? It is a very very important discussion. पेपर और पेन आप ले लीजिए और एक एक करके लिख लीजिए. लाइफ टाइम डिस्कशन है ये, जो 21 पिलर्स में बताऊंगा फॉर कैलकुलेटिंग लैंडेड कॉस्ट, वो जिंदगी भर आपको काम आने वाले हैं. सो आई विल गिव यू अ होल एनकम्पासिंग पिक्चर कि ये 21 पिलर्स आपने ऐड कर लिए, या आप उसको चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं. 21 चेकलिस्ट आपने समझ ली और उन 21 चेकलिस्ट के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया. यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ. यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन. योर कंपनीज विल बी एबल टू टेक डिसीजन. क्या लैंडेड कॉस्ट आ रही है पावर की इफ आई टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओपन एक्सेस. फर्स्ट, इफ यू आर डिसाइडिंग टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओपन एक्सेस, देन व्हाट विल बी योर कॉस्ट. लेट अस टेक अ example. So Delhi Metro Rail Corporation decided I want to become a green company, and to become a green company they said I will purchase solar from Madhya Pradesh, Rewa Ultra Mega Solar Power Plant. Rewa से मैं एक पावर लूंगा और मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिस्कॉम से पावर मैं ले रहा हूँ, वो अराउंड 98 मेगावाट्स की पावर ले रहा हूँ, and I want to shift it. We want to become a green energy company. वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रीन मेट्रो रेल बनना चाहते. Now they have to calculate what will be the landed cost. How should they calculate? This is the example we are taking to understand 21 जो कॉस्ट है उस चेकलिस्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा डीएमआरसी का, वो करना पड़ेगा एनर्जी चार्जेस. सो in open access, if you are taking some power from entity, first cost is energy charges. Energy charges आपको पता कहां से चलेंगी? Power purchase agreement. So you will see, and that energy charges you have to pay to whom? To the generator. He is generating electricity, so obviously he will expect some remuneration, and that remuneration which he will expect is energy charges, and that energy charges are mentioned in power purchase agreement. First step. Second step है, भाई somebody has to do scheduling of that power. So you will tell some entity which is the scheduling entity that in the block of 15 minutes, अगर 15 minutes का ब्लॉक है इंडिया में, तो पूरे दिन में कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 96 ब्लॉक. 96 ब्लॉक्स में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कितने ब्लॉक्स में कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, विड्रॉ करेगी सिस्टम से, एंड रीवा अल्ट्रा जो पावर प्लांट है सोलर का, कितनी एनर्जी इंजेक्ट करेगी. इट हैज टू गिव दैट टाइम शेड्यूल, एंड समबडी हैज टू डू शेड्यूलिंग फॉर ग्रिड सेफ्टी, एंड दैट एंटिटी व्हिच विल डू शेड्यूलिंग, दे विल एक्सपेक्ट सर्टेन चार्जेस. सो सेकंड चार्ज है आपका शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस, व्हिच हैज टू बी पेड टू, यू नो, इट इज कंबाइंड स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के पास आएगा. इट इज कॉल्ड चार्जेस फॉर यूनिफाइड लोड डिस्पैच स्कीम. सो आपको एक ही चार्ज पे करना पड़ेगा, बट तीनों एंटिटीज अपने में डिवाइड कर लेंगी उसको. तो सेकंड इज शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस. थर्ड इज, ओके वंडरफुल, यू हैव आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर और जनरेटिंग कंपनी, आपने एनर्जी चार्जेस ले लिया, आपने शेड्यूलिंग भी करवा ली, लेकिन somebody has to transmit electricity. ट्रांसमिशन में एक कैच है. एक तो एक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है which is governed by Central Electricity Regulatory Commission. एक स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, which is governed by State Electricity Regulatory Commission. तो इस केस में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास एक ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा, और यहाँ पे पावर ग्रिड सेंट्रल लेवल पे लोग, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पास एक ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा. आपको दोनों नेटवर्क यूज करने पड़ सकते हैं, या आपको एक भी नेटवर्क यूज करना पड़ सकता है. तो आप थर्ड स्टेप में ये कैलकुलेट करोगे कि सेंट्रल ट्रांसमिशन या इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क के कितने चार्जेस हैं इफ आई एम यूजिंग इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क. फोर्थ स्टेज में आप कैलकुलेट करोगे इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क, मतलब स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के आपके कितने चार्जेस हैं. भाई जब व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम टाउन टू दिल्ली, यू विल से कि आप स्टेट रोड्स को भी यूज करते हो, स्टेट हाईवे को यूज करते हो, फिर नेशनल हाईवे को भी यूज करते हो. अगर स्टेट हाईवे को यूज करोगे तो आपको टोल अलग देना पड़ेगा स्टेट हाईवे का, नेशनल हाईवे को यूज करोगे तो टोल अलग देना पड़ेगा नेशनल हाईवे का. तो सिमिलरली जब आप स्टेट ट्रांसको की ट्रांसमिशन लाइंस यूज करोगे तो you have to pay that charge. फिर उसके बाद इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन आप यूज करोगे तो आप इंटरस्टेट, तो चार हो गए आपके. फर्स्ट इज जनरेट एनर्जी चार्जेस, सेकंड इज शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस, थर्ड इज ट्रांसमिशन चार्जेस फॉर ट्रांसको, स्टेट ट्रांसको, फोर्थ इज ट्रांसमिशन चार्जेस जिसको बोलते हैं आईएसटीएस, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सर्विसेज के चार्जेस. फोर्थ चीज और है, व्हाइल ट्रांसमिशन देयर विल बी सर्टेन लॉसेस आल्सो. फिफ्थ इज यू हैव टू कैलकुलेट ट्रांसमिशन लॉसेस. देयर इज एन एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड सीटीयू, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूनिट, व्हिच इज कलेक्टिंग ट्रांसमिशन चार्जेस एंड यू नो हैंडिंग ओवर टू the entities which are transmission licensees. So sixth चीज, cost of collecting transmission charges will be also added. So सबसे पहले आपने energy charges determine कर लिए. Energy charges PPA में लिखे हुए थे, you have started paying to generating company. Then scheduling के लिए scheduling and system operating charges हो गए. So scheduling, state load dispatch center, regional load dispatch center, national load dispatch center ने बोला okay I will do scheduling for you, I will do record keeping for you. So वो भी हो गया. Third is you required the services of
स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी, सो इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट की जो ट्रांसमिशन कंपनी है, आपने उसको ट्रांसमिशन चार्जेस दे दिए. योर लोड सेंटर एंड योर जनरेटिंग प्लांट वाज इन डिफरेंट स्टेट. इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सर्विस ISTS के लिए फोर्थ चार्ज आपने दे. फिफ्थ आपको समझ में आ गया, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दोस ट्रांसमिशन लाइन देयर विल बी सर्टेन लॉसेस. सो नेक्स्ट आपने लॉसेस का भी पेमेंट कर दिया. अब यू हैव रीच्ड the border of the DISCOM license. DISCOM licensee will say कि भाई आपका लोड सेंटर तो मेरे एरिया में फॉल करता है. I am giving you wires to transport electrons to your load center. So whatever wires of DISCOM company you are using, उसके लिए please pay me wheeling charges. तो sixth हो गया wheeling charges to the DISCOM you have to pay. लास्ट माइल कनेक्टिविटी विच इज गिविंग. अब व्हीलिंग चार्जेस आप डिस्कॉम को दे रहे हैं तो लॉसेस भी होंगे, व्हीलिंग लॉसेस. नेक्स्ट इज व्हीलिंग लॉसेस यू हैव टू पे. ये तो हो गया पूरा ट्रांसपोर्टेशन एंड द इलेक्ट्रिसिटी हैज रीच्ड योर डेस्टिनेशन. दैट्स वंडरफुल. जीएसटी इज एप्लीकेबल. यू कैन कमेंट वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल और नॉट, वेदर यस और नो. यू जस्ट राइट yes or no, I will understand. So write yes if you think GST is applicable. Right no if you think GST is not applicable. So मैं end में बताऊंगा GST applicable है कि नहीं applicable है. Let us come to the next point. Next is electricity duty. So notice आ गया एक. उत्तर प्रदेश नोएडा के SDM ने एक नोटिस भेज दिया DMRC को कि you have expanded in उत्तर प्रदेश and whatever electricity consumption you are doing in the उत्तर प्रदेश नोएडा ग्रेटर नोएडा रीजन, उस इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दे दीजिए. DMRC और उनका कम्युनिकेशन चलता रहा, बट अनफॉर्चुनेटली एंड दे वांटेड, ऑब्वियसली दे वांटेड exemption. It was a joint venture, but उस exemption का नोटिफिकेशन नहीं निकला था. सो DMRC के जो बैंक्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया और इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वाज पेड. व्हिचएवर स्टेट यू आर सेलिंग एंड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. So next charge you have to calculate is electricity duty. What is the applicable electricity duty? There is maintenance in power plant and you want electricity for 6 months या 3 months 4 months के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो what you will do, you will approach electricity trader. In case you approach electricity trader, you cannot shut down the trains or essential services. You cannot shut down your factory. इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए. तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर को आप अप्रोच करेंगे अगर टाइम गैप फिल करने के लिए, so there will be trading margin. So next charge is the trading margin. All right, let us assume you want electricity for short term, only for a peak time. 1 घंटे के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, आप 10 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, या your maintenance schedule is very short. It is maintenance schedule is only 6-7 days. So you say, why should I go to a power trading company? Let me go to power exchange. So you go to power exchange and you say, okay, please provide me electricity for 7 days. In that case, you have to pay exchange charges. Exchange charges. All right. So there is one situation more. You want to make your company green company, but then sun is shining only in the daytimes or wind is not blowing all the time. So in case of sun and wind, when they are not available, you want to take one facility from the government and that you want to take one facility from a distribution company. Please give me facility of banking. So what I will do, my generator will produce more electricity than what is required. You please bank it. And when I require in the night time, when there is no sun shining, I will use that electricity. For providing that facility, the distribution company will charge you banking charges. So 12th charge, 13th charge is banking charges. All right. Some states have said, if through open access, you are taking electricity from a thermal or a coal-based power plant or आपका petroleum, natural gas या कहीं से आ रहा है, which is not clean, then you have to pay carbon tax. So गोवा में अगर आपका ओपन एक्सेस कंज्यूमर है या गुजरात में है या फिर उत्तराखंड में है या झारखंड में, there is a carbon tax. So you have to add up the carbon tax also. All right. Let us assume you are taking electricity from a hydroelectricity power plant. So you are using the hydroelectricity power plant is using water, and water is a state subject. So there is a water tax also. So water tax में, so if you are in the state of Sikkim, you are state in Uttarakhand or you are state in Jammu and Kashmir, they have water taxes. तो water taxes का bill में भी add हो जाएगा. So 15th element of your tax is water tax. That's wonderful. 15 is a wonderful number. Next issue है 2001 से 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बन रहा था और ये ओपन एक्सेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ओपन एक्सेस इंप्लीमेंट हो रहा था. ट्रांसमिशन में ओपन एक्सेस 2003 से है. डिस्ट्रीब्यूशन में ओपन एक्सेस या रिटेल ओपन एक्सेस, द पावर वाज गिवन टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. नाउ डिस्कॉम्स हैड अ ऑब्जेक्शन. दे हैड अ ऑब्जेक्शन कि सर, यू आर इंट्रोड्यूसिंग ओपन एक्सेस
But then what happens to the cross subsidy which we are providing to people who are poor? Yeah, cross subsidy which we are providing to domestic consumer or agriculture consumers. So what was happening in India from 70s, 80s, 90s is that the distribution companies used to charge higher tariffs from commercial entities and industrial entities, और जो एग्रीकल्चर एंटिटीज और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो सब्सिडाइज्ड आ रही थी. इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी. सो industrial consumer and commercial consumers were cross subsidizing the domestic consumers. Now with open access what will happen? There will be cherry picking. जो जैसे DMRC is a commercial consumer या बड़े जो commercial consumers हैं वो बोलेंगे भाई हमें तो आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा टैरिफ पे दे रहे हैं, I will take electricity from somewhere else directly from generator through open access. So DISCOMs का ये कहना था कि open access आप include करोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, then what about the cross subsidy which we are paying? What about the social aspect? To mitigate this issue, a charge was introduced in the Electricity Act which is called cross subsidy surcharge under section 42 subsection 2. So if you are taking open access, the open access consumer has to pay cross subsidy surcharge also. This is the 16th charge. DISCOMs had another concern. डिस्कॉम का कंसर्न ये था कि सर बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर्स, परमानेंट कंज्यूमर्स, आई हैव एंटर्ड इनटू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, 25 years पावर परचेज एग्रीमेंट with big entities like NHPC, NTPC, SJVN, NEEPCO and lot of other entities. Now अगर सडनली 20 megawatts या 90 megawatts आपने मेरे से लेना बंद कर दिया एज अ डिस्कॉम, व्हाट अबाउट दोस पावर परचेज एग्रीमेंट? दीज पीपीएस, इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड पावर. यू हैव पावर बट यू डोंट हैव अ कंज्यूमर. आपने ऑन द बेसिस दैट समबडी हैज अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपने उतने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिए 25-25 साल के. Now that consumer, especially commercial and industrial consumers, is utilizing the service of open access and going somewhere else, there will be stranded capacity. For stranded capacity, by whether I use power or I don't use power, I have to pay for the power price to NTPC, NHPC, SJVN. Whether I use power or I don't use power, I have to pay the penalty. We are not getting anything. और जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है उसकी कॉस्ट का क्या होगा? So उसके लिए एक और चार्ज इंट्रोड्यूस करा गया, दैट चार्ज इज कॉल्ड एडिशनल सरचार्ज. सो स्ट्रैंडेड कैपेसिटी के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन एनफोर्स करने के लिए एक चार्ज लगाया गया व्हिच इज कॉल्ड एडिशनल सरचार्ज. सो इफ यू आर अ ओपन एक्सेस कंज्यूमर, टू मिटिगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैंडेड कैपेसिटी, यू हैव टू पे एडिशनल सरचार्ज अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 4. छत्तीसगढ़ में एक इशू आया और वो इशू ये था कि when a captive power plant is running, उस captive power plant को synchronize करना पड़ता है with the grid. And वो क्यों करते हैं synchronize? Services चाहिए थी उनको. Services grid से ये चाहिए थी कि भाई जो भी harmonics हैं they should be absorbed, या negative phase sequence current है उसमें उनको balancing of power हो जाए, improvement of power factor चाहिए था, meeting fluctuations, providing relative power support. These are the support which were required by so parallelly these generating entities had to run with the grid actually, so that the quality of power is good. So for this facility they said कि भाई आप एक parallel operating charges ले लो ना, parallel operation charges. सो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में एक चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया. उस चार्ज को बोलते हैं पैरेलल ऑपरेशन चार्ज, पीओसी. इसको आप ग्रिड सपोर्ट चार्जेस बोल सकते हो, क्योंकि आप उसको पीओसी, एक दूसरा पीओसी पॉइंट ऑफ कनेक्शन चार्ज, उससे कंफ्यूज मत करना. पॉइंट ऑफ कनेक्शन चार्ज जो होता है वो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का चार्ज कैलकुलेशन करना है. ये पैरेलल ऑपरेटिंग चार्ज है, इसको लेट अस कॉल इट ग्रिड सपोर्ट चार्ज. So आपका 18th चार्ज हो गया ग्रिड सपोर्ट चार्ज. सो इफ यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ द ग्रिड भाई फॉर एब्जॉर्प्शंस ऑफ हार्मोनिक, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, या मीटिंग फ्लक्चुएशन और प्रोवाइडिंग रिलेटिव पावर सपोर्ट, देन
You need grid support. If you need grid support, then you have to pay grid support charges. All right. There is one more issue. Discoms are also saying, ki, sir, we are always standing by you. We are PLOR, provider of last resort. POLR, provider of last resort. अगर आपकी पावर जनरेटिंग कंपनी से किसी भी रीजन से नहीं आती है, we cannot stop your trains. It will always be available from our side. अब उस POLR को इंश्योर करने के लिए, प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को इंश्योर करने के लिए, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाय यू. वी हैव इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव स्ट्रेंथेंड द सिस्टम, वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स, एंड फॉर दोज इन्वेस्टमेंट प्लीज पे अ स्टैंड बाय चार्जेस. So State Electricity Regulatory Commission in lot of cases has said, you can say emergency के लिए आपके पास बैकअप प्रोवाइडेड अवेलेबल है डिस्कॉम से, उस बैकअप के लिए आप स्टैंड बाय चार्जेस पे करते हो. सो स्टेट रेगुलेटर्स हैव इम्पोज स्टैंड बाय चार्जेस, दैट इज द 19th चार्जेस. ऑल राइट. 20th, अब frequency. Next issue is that frequency of the grid has to be maintained. Your power plant, your system is operating very well. So whatever your generator is injecting and whatever you are withdrawing, और जो शेड्यूल आपने शेड्यूल लोड डिस्पैच सेंटर को दिया है, if you deviate from that schedule, then frequency will get affected. उसमें whatever deviation is there, depending on the deviation, you may get benefit also, you may receive amount also, you may be required to pay certain amount also. Those are called deviation charges. Charges, deviation charge, which you may be required to pay. One-time application fees and security deposit for all these applications. All the charges are complete. GST ka. Let me tell you, GST is applicable for the electricity sector. But 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया. इन नोटिफिकेशन का नंबर है 12/2017, entry 25. From 2017 onwards, GST is nil. So GST is applicable for electricity sector. However, the GST amount is nil. तो आपको GST रिटर्न भरनी है, बस nil रिटर्न भरनी है. Let me revise. सबसे फर्स्ट है एनर्जी चार्जेस, जो पावर परचेज एग्रीमेंट में होता है. सेकेंड इज शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस. Third is transmission charges like POC, interstate transmission charges. Fourth is transmission charges for state, Transco. Fifth is transmission losses. Sixth is wheeling charges. Seventh is wheeling losses जो डिस्कॉम को पे करना है. Eighth is electricity duty. Ninth is GST. 10th is trading margin. 11th is exchange charges. 12th is banking charges. 13th is carbon tax. 14th is water taxes. 15th is cost of collecting transmission charges. 16th is cross subsidy surcharge. 17th is additional surcharge. 18th is parallel operating charges, which is also known as grid support charges. 19th is standby charges. 20th is deviation charges, payable and receivables. 21st is one-time application fees and security deposit.